पोल्टू दादा पुजारिनी के बैग को ध्यान से जांचते हैं। जैसे ही बैग खुलता है, उसके अंदर से एक गण निकलता है। गण को देखते ही माहौल बदल जाता है। अहाना एक पल की भी देरी नहीं करती। वह तुरंत पुलिस को फोन करती है और पूरी सच्चाई साफ साफ बता देती है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। अहाना उसी समय पे पुलिस को पुजारिनी के बारे में एक एक बात बताती है। पोल्टू दादा की आंखों के सामने ही आज पुजारिनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आहाना ठाकुराइन वहां मजबूती से खड़ी रहती है। वह पुलिस से कहती है कि यह औरत देशद्रोही है। इसे तुरंत थाने ले जाकर पूछताछ कीजिए। यहाँ समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके पास पिस्तौल निकली है और यह जरूर किसी बड़े गलत काम में शामिल है। जिस लड़की की पुलिस तलाश कर रही थी वही यह है। आज अर्जुन भी आहाना से बेहद खुश होता है, क्योंकि आहाना ने अपने साहस से अपने देश को बचाने का काम किया है और पुजारिनी को जेल भिजवाया है। अगर आप सभी आहाना की इस मेहनत से खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट आहाना एंड अर्जुन जरूर लिखिए। पुजारिनी बार बार अपना बैग सीने से लगाए खड़ी रहती थी। उसके हाथ साफ कांप रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। वह हर किसी से नजरें चुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार उसी बैग पर टिक जाती थीं। टिकई का सदिका करके चाहती, जैसे उस बैग में सिर्फ सामान नहीं बल्कि उसकी पूरी सच्चाई बंद हो। आहाना यह सब बहुत ध्यान से देख रही थी। वह चुप थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, जैसे उसका मन पहले से जानता हो कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी पोल्टू दादा की नजर पुजारिनी पर जाती है और फिर सीधे उसके बैग पर टिक जाती है। आज उनके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। आज वहां एक पिता की सख्ती थी और एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी। भारी और सख्त आवाज में पोल्टू दादा कहते हैं कि आज यह बैग खुलेगा। अब बहुत हो चुका है। आज हर रात से पर्दा उठेगा। इतना सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। कोई सांस तक नहीं ले पा रहा था। पुजारिनी कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं। आहाना की नजरें उससे एक पल के लिए भी नहीं हटती। ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखें पुजारिनी की आत्मा तक देख रही हों। जैसे ही बैग खुलता है, समय मानो थम सा जाता है। अगले ही पल जो सामने आता है वह हर किसी को अंदर तक हिला देता है। बैग के अंदर एक पिस्तौल रखी होती है। एक पल, दो पल, पूरी हवेली में खामोशी का सैलाब उमड़ पड़ता है। दादी के हाथ से माला छूटकर जमीन पर गिर जाती है। घर की औरतें घबराकर पीछे हट जाती हैं। पुजारिनी का चेहरा, जो अब तक नकली शांति ओढ़े हुए था, पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। आहाना एक सेकंड भी नहीं सोचती। वह तुरंत अपना मोबाइल निकालती है। उसकी उंगलियां नहीं कांपती, उसकी आवाज नहीं लड़खड़ाती, उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ हिम्मत होती है। वह पुलिस को फोन करती है और साफ साफ बताती है कि मित्तल हवेली में एक महिला के पास अवैध हथियार मिला है और जिस लड़की की तलाश पुलिस कर रही थी वह अब उनके सामने है। फोन रखते ही आहाना सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज तेज होती है, लेकिन बिल्कुल साफ और मजबूत। वह कहती है कि आज कोई मासूम बनने का नाटक नहीं करेगा। आज सच्चाई सामने आएगी। यह औरत कोई साधारण पुजारिनी नहीं है। पुजारिनी पीछे हटने लगती है। उसकी आंखों में अब डर साफ दिखाई देता है। वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। गुस्से में पोल्टू दादा कहते हैं कि अगर यही इसकी भक्ति थी, अगर यही इसका धर्म था, तो ऐसे धर्म को वह नहीं मानते। उसी वक्त हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती हैं। सायरन की आवाज पूरे माहौल को और भारी बना देती है। पुलिस अंदर आती है और अब सबकी नजरें आहाना पर होती हैं। आहाना एक एक बात विस्तार से बताती है। कैसे शुरू से ही पुजारिनी का व्यवहार अजीब था। कैसे वह हर किसी की निजी बातों में जरूरत से ज्यादा दखल देती थी। कैसे वह घर के राज बात जानने की कोशिश करती रहती थी और कैसे वह अपने बैग को किसी को छूने तक नहीं देती थी। और फिर वही पिस्तौल। आहाना ठाकुराइन पुलिस के सामने खड़ी होती है।
उसकी आंखों में न नफरत होती है न घमंड, बस अपने देश के लिए जिम्मेदारी होती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि यह औरत देशद्रोही है, इसके पास अवैध हथियार है और इसे तुरंत थाने ले जाया जाए। यहाँ एक पल भी बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। पुलिस अफसर सिर हिलाता है, हथकड़ी आगे बढ़ती है। पुजारिनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि वह निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी, क्योंकि सच उसके ठीक सामने खड़ा था। सबके सामने पुलिस पुजारिनी को बादिए का गिरफ्तार कर लेती है। पोल्टू दादा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ये आंसू दर्द के थे, टूटे हुए भरोसे के थे। उसी वक्त अर्जुन वहां पहुंचता है। जब उसे पूरी सच्चाई पता चलती है तो वह बिना बिना कुछ कहे आहाना की तरफ देखता है। उसकी आंखों में गर्व साफ झलकता है। उसका सीना चौड़ा हो जाता है। धीमी लेकिन मजबूत आवाज में अर्जुन कहता है कि आज आहाना ने सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि एक पूरे देश को बचाया है। आहाना की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन यहाँ के कितना सहमरता तमें लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं होते, ये आंसू फर्ज निभाने के होते हैं। पुलिस पुजारिनी को गाड़ी में बैठाकर ले जाती है। दरवाजा बंद होता है और उसी के साथ एक खतरनाक अध्याय खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज आइक अहाना ने जो किया वह सिर्फ एक साजिश का पर्दाफाश नहीं था, बल्कि एक मिसाल था। अगर आप अहाना की इस बहादुरी से खुश हैं, अगर आपको लगता है कि अहाना और अर्जुन जैसे किरदार आज के समय की जरूरत है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आई सपोर्ट अहाना एंड अर्जुन। अगर आप मन अति सुंदर, माँ सुंदर और बड़े घर की छोटी बहू जैसे सीरियल्स के सबसे पहले और सबसे तेज अपडेट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल डीआर सूर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पुलिस की गाड़ी मित्तल हवेली के मुख्य गेट से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसके जाने के बाद भी हवेली के अंदर का सन्नाटा वैसा ही जमा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों में अब भी पुजारिनी की चीखें गूंज रही हों। हर इंसान अपनी जगह जड़ होकर खड़ा था। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पोल्टू दादा वहीं खड़े थे, ठीक उसी जगह जहां उन्होंने बैग खुलवाया था। उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। सालों का भरोसा एक ही पल में टूटकर बिखर गया था। दादी धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस गहरी थकान थी। वही थकान जो तब महसूस होती है जब इंसान को अपने ही फैसलों पर शर्म आने लगती है। दादी की नजर अहाना पर ठहर जाती है। कुछ पल तक वह बस उसे देखती रहती हैं। सुहागी का हनना पखिया, जैसे सही शब्द तलाश रही हो। फिर भारी आवाज में कहती हैं कि अगर आज अहाना यहाँ नहीं होती, अगर उसने सही समय पर हिम्मत नहीं दिखाई होती, तो पता नहीं क्या हो जाता। उनकी आवाज भर आती है। शायद पहली बार दादी को यह एहसास हुआ था कि घर की इज्जत सिर्फ रिवाजों से नहीं, बल्कि सच से बचती है। अहाना कुछ नहीं कहती, वह बस सिर झुका लेती है। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा अब भी मजबूत था। उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। एक जंग जीत ली गई थी, लेकिन हर जंग अपने साथ कुछ न कुछ छीन भी लेती है। तभी हवेली का माहौल एक बार फिर बदलता है। अचानक अर्जुन की नजर अहाना के हाथ पर जाती है। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। अर्जुन बिना कुछ कहे उसके पास आता है, बहुत धीरे से, इस तरह कि किसी को एहसास भी न हो। वह अपना हाथ अहाना के हाथ पर रख देता है। अर्जुन की इस छोटी सी हरकत में गहरा भरोसा छुपा था। अहाना उसकी तरफ देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। एक पल के लिए कोई शब्द नहीं होते, लेकिन बहुत कुछ कह दिया जाता है। इसी बीच पुलिस का एक जवान वापस हवेली में आता है। सबकी नजरें तुरंत उसकी ओर मुड़ जाती हैं। जवान बताता है कि पुजारिनी के बैग और उसके कमरे से कुछ और सामान भी बरामद हुआ है। कुछ कागज, कुछ नंबर, कुछ नाम। ये सब किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। मामला जितना पहले समझा जा रहा था, उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। यह सुनते ही पूरे घर में फिर से हलचल मच जाती है। पोल्टू दादा की आवाज गूंजती है।
वह पूछते हैं कि आखिर वह औरत चाहती क्या थी, इस घर को ही क्यों चुना, इतने दिनों तक यहाँ क्यों रही। सवालों का सैलाब उमड़ पड़ता है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होता। अहाना पहली बार खुलकर बोलती है। वह कहती है कि यह सिर्फ इसी घर की बात नहीं है। ऐसे लोग भरोसे का नकाब पहनकर अंदर घुसते हैं, पूजा, सेवा और संस्कार का सहारा लेते हैं, और जब तक सच सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज अगर समय रहते कदम उठाया गया तो यह सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि सजगता का नतीजा है। उसकी बातें पूरे माहौल को खामोश कर देती हैं। तभी दादी का ध्यान एक और बात पर जाता है। वह कहती हैं कि पुजारिणी का कमरा अब भी बंद है, किसी ने उसे ठीक से चेक नहीं किया। यह सुनते ही अहाना और अर्जुन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों की आंखों में एक ही सवाल होता है, क्या वहां कुछ और छुपा है? पोल्टू दादा तुरंत फैसला लेते हैं। सभी लोग पुजारिणी के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। हवेली की सीढ़ियां आज कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थीं। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। कमरे का दरवाजा खोला जाता है। अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। दीवारों पर अजीब से निशान थे। अलमारी के अंदर पूजा का सामान कम और कागज ज्यादा थे। कुछ नक्शे, कुछ फोटो और कुछ ऐसी तस्वीरें जिनमें हवेली के अलग अलग कोने दिखाए गए थे, जैसे किसी ने बहुत पहले से हर चीज की पूरी योजना बना रखी हो। अहाना एक एक चीज को ध्यान से देखती है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर टिक जाती है। उस फोटो में सिर्फ हवेली नहीं थी, उसमें अर्जुन भी था। अर्जुन की एक पुरानी तस्वीर, शायद किसी और जगह की। अहाना का चेहरा सख्त हो जाता है। वह धीरे से फोटो उठाती है और अर्जुन की तरफ बढ़ाती है। अर्जुन फोटो देखकर चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी तस्वीर पुजारिणी के पास कैसे पहुंची। अहाना की आवाज में अब चिंता साफ झलकती है। वह कहती है कि इसका मतलब बिल्कुल साफ है। पुजारिणी सिर्फ हवेली पर नजर नहीं रख रही थी, बल्कि अर्जुन पर भी। यह सुनते ही माहौल और भारी हो जाता है। पोल्टू दादा गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि शायद खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। जो औरत पकड़ी गई है वह सिर्फ एक मोहरा हो सकती है। असली खेल कहीं और चल रहा है। अहाना की आंखों में आग सी जल उठती है। वह कहती है कि अगर ऐसा है तो वह चुप नहीं बैठेगी। आज एक सच सामने आया है, कल बाकी भी सामने आएंगे, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। अर्जुन पहली बार खुलकर बोलता है। वह कहता है कि अहाना यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ेगी, वह उसके साथ है, हर कदम पर। दोनों की इस एकजुटता को देखकर दादी की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, बल्कि उम्मीद के होते हैं। हवेली के बाहर अंधेरा गहराने लगता है। आसमान में बादल घिराते हैं। दूर कहीं बिजली चमकती है, जैसे आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। और दोस्तों, यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि जो साजिश आज सामने आई है वह सिर्फ शुरुआत है। पुजारिणी का सच तो खुल गया, लेकिन उसके पीछे खड़े चेहरे अब भी अंधेरे में हैं। जब पुलिस की गाड़ी हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकली थी, तो उसके सायरन की आवाज देर तक अहाना के कानों में गूंजती रही। वह वहीं खड़ी रही, जैसे उसके कदम जमीन से चिपक गए हों। उसकी हथेलियों में अब भी वही ठंडक थी, जो पिस्तौल को हाथ में लेते समय महसूस हुई थी। लेकिन इस बार उस ठंडक के साथ एक अलग सी गर्मी भी थी, कर्तव्य निभाने की, सच को सामने लाने की। हवेली के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले जहां शादी के बाद की रौनक थी, वहां अब गहरा सन्नाटा पसरा था। ठाकुराइन कुर्सी पर बैठी थीं। चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन आंखों के कोनों में छिपा डर साफ दिखाई दे रहा था। पोल्टू दादा पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी आंखें अब खाली थीं। ओ, ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखों से सारी रोशनी बुझा दी गई हो। पोल्टू दादा बार बार बस यही दोहराए जा रहे थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं था, उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उनकी आवाज खाली हो चुकी थी। आहाना धीरे धीरे उनके पास पहुंची। उसके दिल में गुस्सा भी था और करुणा भी।
उसने बहुत नरमी से कहा, दादा, आप दोषी नहीं हैं। दोष उसी औरत का है जिसने हमारे भरोसे को, हमारे घर को और हमारे देश को धोखा दिया। यह सुनते ही पोल्टू दादा की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हाथों से उन्होंने अहाना का हाथ थाम लिया, जैसे डूबते इंसान को कोई कोई सहारा मिल गया हो। उसी पल अहाना को एहसास हो गया कि सिर्फ एक देशद्रोही को पकड़ लेना काफी नहीं है, बल्कि उन रिश्तों को संभालना भी जरूरी है जो इस साजिश में बिखर चुके हैं। अब यह जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। उधर पुलिस स्टेशन में माहौल और ज्यादा सख्त हो चुका था। पुजारिनी को एक अलग कमरे में बैठाया गया था। उसके चेहरे से अब नकली मासूमियत पूरी तरह गायब थी। आंखों में डर था, लेकिन उसके पीछे चालाकी की हल्की चमक अब भी मौजूद थी। इंस्पेक्टर ने फाइल सामने रखते हुए कहा, तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। बेहतर यही होगा कि सच कबूल कर लो। पुजारिनी हंस पड़ी। वह हंसी पछतावे की नहीं थी, बल्कि घमंड से भरी हुई थी। उसने कहा कि आप लोग मुझे जितना कमजोर समझ रहे हैं, मैं उतनी नहीं हूं। यह तो बस शुरुआत है। उसकी यह बात सुनकर इंस्पेक्टर भी एक पल के लिए चौंक गया। शुरुआत? उसने सवाल किया। पुजारिनी कुर्सी से पीठ टिकाकर बोली, हाँ, शुरुआत। आप लोगों को लगता है कि मुझे पकड़कर सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनके लिए मैं काम कर रही थी, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मैं तो बस एक मोहरा हूं। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर यह सच था, तो खतरा अभी टला नहीं था। उसी समय यह खबर अहाना के बॉस तक पहुंची। उन्होंने तुरंत अहाना को बुला भेजा। जब अहाना पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आंखों में वही पुराना जज्बा था। पुजारिनी की बातें सुनते ही उसका दिल बैठ सा गया। इसका मतलब साफ था कि यह लड़ाई सिर्फ एक औरत तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक पूरे नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। अहाना ने पुजारिनी की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, तुम चाहे जितना सच छुपाओ, वह सामने आएगा, और इस बार तुम अकेली नहीं फंसोगी। पुजारिनी ने तंज भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कितनी दूर तक जाती है। दोनों की नजरें टकराईं। एक तरफ साजिश थी, दूसरी तरफ सच। हवेली लौटकर अहाना ने परिवार को सब कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ठाकुराइन ने पहली बार अहाना को ध्यान से देखा। उनकी आवाज में अब सख्ती नहीं थी, बल्कि स्वीकार था। उन्होंने कहा कि अगर आज यह घर सुरक्षित है, तो वह तुम्हारी वजह से है। ये शब्द अहाना के लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। रात और गहरी होती चली गई, लेकिन अहाना की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। उसे एहसास था कि आने वाले दिन और भी कठिन होंगे। शायद धमकियां मिलेंगी, शायद उसे डराने की कोशिश होगी, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। उसने मन ही मन कसम खाई कि जब तक आखिरी सच सामने नहीं आ जाता, वह चैन से नहीं बैठेगी। अगली सुबह पुलिस स्टेशन से खबर आई कि पूछताछ के दौरान पुजारिनी ने कुछ नाम लियोहस दिए हैं, ऐसे नाम जिनका असर सिर्फ एक शहर या एक परिवार तक सीमित नहीं था। यह मामला अब सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ चुका था। अहाना के बॉस ने गंभीर स्वर में कहा, अहाना, यह मिशन अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। तुम्हें सतर्क भी रहना होगा, और मजबूत भी। अहाना ने सिर हिलाया। डर उसके भीतर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा विश्वास था, खुद पर, अपने सच पर और उस रास्ते पर जिसे उसने चुना था। वह एक कदम आगे बढ़ा चुकी थी, और अब यह सफर रुकने वाला नहीं था, क्योंकि कुछ लड़ाइयां घर के लिए लड़ी जाती हैं, कुछ दिल के लिए, और कुछ लड़ाइयां देश के लिए, जहां हार का मतलब सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे वतन की हार होता है। रात के आखिरी पहर भी पुलिस स्टेशन की बत्तियां जल रही थीं। बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर एक ऐसी साजिश की परतें खुल रही थीं जिनका असर सिर्फ एक हवेली या एक परिवार तक सीमित नहीं था। पुजारिनी की गिरफ्तारी ने जैसे पूरे सिस्टम को हिला दिया था। पूछताछ में लिए गए नाम असल में नाम नहीं थे, बल्कि परछाइयां थीं,
जिनके पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा छिपा हुआ था। जब अहाना को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया गया तो उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। वह जानती थी कि अब उसका हर कदम सिर्फ उसका नहीं रहा, अब वह देश की जिम्मेदारी बन चुकी थी। उसके बॉस ने उसे एक फाइल सौंपी। फाइल भारी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर लिखी बातें किसी पत्थर से कम नहीं थीं। उन्होंने बताया कि यह नेटवर्क बहुत पुराना है और बेहद चालाक भी। पुजारिणी सिर्फ एक चेहरा थी, असली चेहरे अभी सामने आने बाकी हैं। अहाना ने फाइल खोली। अंदर कुछ तस्वीरें थीं, कुछ कोड वर्ड्स थे और कुछ लेन देन के रिकॉर्ड। हर पन्ना पलटते हुए उसका दिल और दिमाग दोनों और भारी होते जा रहे थे। अब यह साफ हो चुका था कि पुजारिणी हवेली में सिर्फ शादी के बहाने नहीं आई थी, बल्कि भरोसे की नींव को उड़ाने आई थी। उधर हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। ठाकुराइन पूरी रात सो नहीं पाई थी। पहली बार उनके मन में डर नहीं बल्कि अपराध बोध था। उन्हें एहसास हो रहा था कि सख्ती और शक के बीच उन्होंने सही और गलत में फर्क करना कब छोड़ दिया था। पोल्टू दादा तो जैसे अपने ही कमरे में कैद हो गए थे। वह बार बार उस पल को याद कर रहे थे जब पुजारिणी ने उनके पैरों में सिर रखकर आशीर्वाद लिया था। उस झूठी श्रद्धा ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। सुबह होते ही अहाना हवेली पहुंची। उसके आते ही सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। इस बार किसी की आंखों में सवाल नहीं थे, सिर्फ उम्मीद थी। अहाना ने सभी को ड्राइंग रूम में इकट्ठा किया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में सच्चाई का वजन था। उसने कहा कि यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। वह किसी को डराना नहीं चाहती, लेकिन सच से दूर भी नहीं रख सकती। सभी को सतर्क रहना होगा। ठाकुराइन ने गहरी सांस ली और कहा कि वे उसके साथ हैं। यह वाक्य अहाना के लिए बहुत बड़ा था। जिस घर में कभी उसे शक की नजर से देखा जाता था, आज वही घर उसकी ढाल बन चुका था। लेकिन साजिशें इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होतीं। उसी शाम अहाना के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उधर से कोई आवाज नहीं आई, बस एक धीमी सी हंसी सुनाई दी और कॉल कट गया। अहाना समझ गई यह एक चेतावनी थी। किसी ने साफ कर दिया था कि उसकी राह आसान नहीं होने वाली। रात के अंधेरे में हवेली के बाहर एक परछाई कुछ देर तक खड़ी रही। फिर वह परछाई अचानक गायब हो गई। जब आहाना की नींद खुली तक ज्ञानगिरी गोई खुकी तो उसके मन में एक अजीब सा एहसास था। उसने तुरंत खिड़की की तरफ बढ़कर बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आया। फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि खतरा अब बहुत करीब आ चुका है। अगले दिन पुलिस ने पुजारिणी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ शुरू की। अहाना भी उस कमरे में मौजूद थी। इस बार पुजारिणी का व्यवहार बदला हुआ था। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं था, बल्कि एक गहरी मजबूरी झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि अगर वह सब कुछ बता देगी तो उसकी मौत तय है। अहाना ने बिना एक पल सोचे, बिना पलक झपकाए जवाब दिया, और अगर नहीं बताया तब भी। फर्क सिर्फ इतना है कि सच के साथ मरने में इज्जत होती है।